गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म RWA पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन जिसमें हम पढ़ रहे थे हरियाणा के जिले। मेरे दोस्त, शिक्षा और संस्थान हम पढ़ रहे थे फरीदाबाद जिले का। और आप लोगों को PDF मिल गई है क्या? एक बार बताओगे मेरे को। जितना मैंने कल आपको पढ़ाया था उसकी PDF आपको मिल गई होगी ना। जितना मैंने आपको मेरे बच्चों आपको कल कवर करवाया था जिलों में, तो उसकी PDF आपको मिल गई होगी। थोड़ा सा आपको आसानी हुई होगी ना। अब थोड़ी सी रफ्तार भी आप लोगों को मिली होगी। अच्छी बात है भाई संदीप, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ रखा भी नहीं है वैसे। मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव रचना जो विश्वविद्यालय है दोस्त, ये कहाँ है? फरीदाबाद में। मेरे दोस्त, हम बात करें तो लिंगिया जो विश्वविद्यालय है ना, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है मेरे दोस्त, ये कहाँ पर होगा? मोटुका गांव फरीदाबाद के अंदर होगा। ये मोटुका गांव फरीदाबाद के अंदर होगा। राम राम भाई मोहित दादरी, राम राम। संदीप चौहान, अंतिम शर्मा, आफराज, साहिल पानू, योगिता, प्रदीप कुमार, पुनीत, प्रवीण, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीतम, सभी को राम राम है भाई, सभी को नमस्कार है। अब थोड़ी सी स्पीड कर देंगे। सिलेबस पूरा तो हो रखा है मेरे भाई, और कैसे होगा सिलेबस? ऐसे तो तुम ये जो करवा रहा हूं ये क्या किस में शामिल है ये? हैं? ये बताओ, बताइएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है मेरे दोस्त? फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट जो है मेरे दोस्त, ये कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद में। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थल कौन कौन से होंगे यहाँ पर? पर्यटन स्थल होंगे, मेगापाई पर्यटन स्थल होगा यहाँ पर। अरावली गोल्फ कोर्स होगा बच्चों, हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। शेख फरीद का गुबंद है फरीदाबाद के अंदर। सूरजकुंड झील या मयूर झील है, तोमर शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बच्चों, इसकी आकृति आपसे पूछ लेना तो आपको बोलना है चंद्राकार है। बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद में है, और कई बार बता चुका हूं आपको कि भाई 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था। 1969 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था, और ये अरावली श्रेणी के अंदर स्थित झील है। दिल्ली के असोला बट्टी वन्यजीव अभियान के साथ इसकी लगती है सीमा। क्या लगती है दोस्त? सीमा लगती है, ठीक है। मेरे दोस्त, हम बात करें तो यहाँ दोज झील है, खुन्नी झील है, निहारिका झील है, यहाँ राजहंस होटल है, सनबर्ड मोटेल है। तो यदि आपसे ये पूछ लेना कि राजहंस होटल और सनबर्ड मोटल कहाँ है, तो ये सूरजकुंड के अंदर है। कहाँ है? सूरजकुंड। और सूरजकुंड कहाँ है मेरे दोस्त? सूरजकुंड है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। राजा नाहर सिंह का किला आपको याद रखना है, और राजा नाहर सिंह का किला जो है ना, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के ये बल्लभगढ़ के अंदर है, ठीक है। फरीदाबाद के ये बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है। स्टेडियम की हम बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेडियम है, और दोनों स्टेडियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हम बात करेंगे। हरियाणा राज्य खेल परिसर है यहाँ। हरियाणा राज्य जो खेल परिसर है बच्चों, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको हम मयूर स्टेडियम भी बोलते हैं। बच्चों, इसका उद्घाटन 1981 के अंदर चौधरी भजनलाल के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर पहला रणजी मैच खेला गया था 1982 के अंदर, हरियाणा और सर्विसेज नाम की जो टीम थी उनके बीच। और बच्चों, यहाँ पर सर्विसेज की जो टीम है उन्होंने जीत हासिल की थी। इंटरनेशनल यदि हम क्रिकेट मैच का जिक्र करें तो एक दिवसीय यानी कि वनडे इंटरनेशनल जो पहला मैच खेला गया था यहाँ, वो 1988 में खेला गया था, और ये मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। और दोस्त, जीत हुई थी वेस्ट इंडीज की। किसकी जीत हुई थी? वेस्ट इंडीज की, ठीक है ना। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ प्रवीण, उससे हो जाएगा तेरा, फिर हो जाएगा ना तेरा उससे। चलेगा।
हम बात करते हैं अंतिम अंतर्राष्ट्रीय जो एक दिवसीय मैच मेरे दोस्त यहाँ जो खेला गया था ना, वो कब खेला गया था? 2006 में खेला गया था। और ये जो मैच खेला गया था दोस्त, ये इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। तो इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया अंतिम एक दिवसीय मैच। यहाँ पर जीत जो हुई थी ना, वो किसकी हुई थी? आपको पता होना चाहिए। वो जीत जो हुई थी मेरे दोस्त, यहाँ इंग्लैंड की हुई थी। इंग्लैंड की नहीं बल्कि भारत की हुई थी। ठीक है, तो 1988 के अंदर वेस्टइंडीज के साथ मैच हुआ था, वहां अपनी चलेगा। हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अब इसको दोबारा से बनाया जा रहा है, और इसको जो दोबारा बनाया जा रहा है ना, वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है। तो दोबारा इसको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है। बात करते हैं मेरे दोस्त व्यक्तित्वों की। बात करते हैं व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व में याद रखेंगे संत सूरदास। संत सूरदास जी का जो जन्म हुआ है वो सिही गांव के अंदर हुआ। आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल सिही गांव को कहा जाता है। बच्चों, ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली है वो संत हरिदास जी से ली है। वेद पुराणों और दर्शन शास्त्र का जो ज्ञान है वो संत वल्लभाचार्य जी से इन्होंने प्राप्त किया है। बच्चों, हम बात करें इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में एक सुरसावली है और एक मेरे दोस्त याद रखनी है सूरसागर है। सुरसावली और सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। बात करते हैं अभिनव लोहान का। तो अभिनव लोहान जो हैं ये प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। सोनू निगम मेरे बच्चों सिंगर हैं। ऋचा शर्मा भी बॉलीवुड सिंगर है। तुलिका गांगुली भी सिंगर है। मोहित शर्मा फरीदाबाद से आते हैं, क्रिकेटर हैं। अजय जडेजा का संबंध भी मेरे बच्चों क्रिकेट से रहा है और फरीदाबाद में पैदा हुए हैं। राहुल तेवतिया भी क्रिकेटर हैं। आईपीएल में आप लोगों ने इनको खेलते हुए भी देखा होगा, और ये भी मेरे दोस्त कहाँ से आते हैं? फरीदाबाद से। अजीत चंदीला जो है ना, ये भी क्रिकेटर हैं। कुणाल कपूर, कुणाल कपूर जो है मेरे दोस्त, ये भी क्या है? एक्टर हैं, अभिनेता हैं। और एक जो मूक फिल्म आप लोग देखते होंगे गुटरगू, तो गुटरगू के अंदर जो आदमी बोलता नहीं है, जिसकी आवाज नहीं आती है, वो कुणाल कपूर ही है। कौन है दोस्त? कुणाल कपूर ही है। अरुणिमा सिन्हा का मैं जिक्र करूं तो ये दिव्यांग पर्वतारोही है मेरे दोस्त। ताजुपुर गांव की बहू है, उत्तर प्रदेश की बेटी है। और ताजुपुर गांव जो मैंने बताया है ये आपका फरीदाबाद जिले का ही गांव है। बच्चों, फरीदाबाद के जो महत्वपूर्ण बातें होंगी जहां से क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा वो क्या होगा? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे यदि हम बात करें ना क्षेत्रफल और जनसंख्या की, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे ये जिला नहीं बल्कि सबसे बड़ा क्या है? शहर है। मेरे बच्चे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला होगा ना वो कौन सा होगा? फरीदाबाद होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद होगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला होगा ना वो फरीदाबाद होगा। यानी कि एरिया कम है। एरिया मैंने बताया था कितना है? 741.9 वर्ग किलोमीटर। और मेरे बच्चों, जनसंख्या जो है वो कितनी बताई थी? 18 लाख से ज्यादा। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है इस जिले की, क्षेत्रफल इस जिले का क्या है? सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, मतलब बच्चों एरिया कम है और यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो कितना है? 24, और 24 का उल्टा क्या कर दोगे? 42। तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहेगा। बच्चों, यहाँ उद्योग धंधे ज्यादा हैं तो स्लम एरिया भी बड़ा है। मलिन बस्ती जनसंख्या भी सबसे ज्यादा कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर। बच्चों, मेहंदी जिसको हम क्या बोलते हैं? हीना बोलते हैं। मेहंदी को हम क्या बोलते हैं? हीना। तो हीना का उत्पादन, मेहंदी का उत्पादन बच्चों यहाँ सबसे ज्यादा होता है। फरीदाबाद मेहंदी के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पे बच्चों इसी जिले का योगदान रहता है। तो सबसे ज्यादा योगदान हरियाणा की जीडीपी के अंदर किसका रहता है बच्चों? गुड़गांव का रहता है। और गुड़गांव के बाद दूसरे नंबर पे जीडीपी में बच्चों योगदान जो रहता है ना वो किसका रहता है? फरीदाबाद का रहता है।
1857 की क्रांति के समय बच्चों हम बात करें तो फरीदाबाद के जो शासक थे ना वो कौन थे, दानू सिंह थे। और जो फरीदाबाद का बल्लभगढ़ एरिया है उसको कहा जाता है आयरन गेट ऑफ दिल्ली। आयरन गेट ऑफ दिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है। दिल्ली का लोहे का द्वार कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं कैथल की, ठीक है। जो चीज आपको दिखाई नहीं देगी वो मैं लिख दूंगा, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा फिर, ठीक है मेरे दोस्त। हम बात करें यहाँ कैथल की स्थिति, तो कैथल की स्थिति आपको ध्यान रखनी है हरियाणा के उत्तर पूर्व में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैथल जो जिला है ना वो हरियाणा के कौन सी दिशा में है, तो आप बोलेंगे वो हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है मेरे दोस्त। अस्तित्व का हम जिक्र करें तो इसका जो अस्तित्व है वो आपको ध्यान रखना है 1 नवंबर 1989 मेरे बच्चों। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में एक साथ 4 जिले बने थे, और जब ये 4 जिले बने थे ना तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल के समय हरियाणा में एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ था, 4 जिलों का गठन हुआ था। इन 4 जिलों में मेरे दोस्त एक है आपका कैथल, एक है आपका रेवाड़ी, एक है आपका पानीपत, और एक है आपका यमुनानगर। तो ये चारों के चारों जिले जो है ना एक साथ अस्तित्व में आए थे मेरे दोस्त। हम बात करते हैं इसके एरिया की कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपको बोलना है 2317 वर्ग किलोमीटर में कैथल फैला हुआ है मेरे बच्चों। इसकी यदि जनसंख्या का जिक्र करें हम कि कैथल की जनसंख्या कितनी है, तो 15 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में कैथल का भी नाम आता है बच्चों। यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है ना वो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें कैथल का नाम आता है। कैथल के साथ साथ यहाँ कलायत सीट है, कलायत के साथ साथ यहाँ पुंडरी है, और पुंडरी के बाद यहाँ की जो रिजर्व सीट है ना बच्चों वो गुहला है। कौन सी है, गुहला। तहसील और उप तहसील हम बच्चों पॉलिटी में भी पढ़ लेंगे। तहसील यहाँ पर फतेहपुर है, गुहला है, कलायत है, पुंडरी है, कैथल है, ठीक है। उप तहसील का मैं जिक्र करूं तो उप तहसीलों के अंदर सीवन है मेरे बच्चों, राजौंद है और डांड है। तो सीवन, राजौंद और डांड ये आपके कैथल जिले की क्या होगी, उप तहसील होगी बच्चों। हम बात करते हैं कैथल का जो पुराना नाम है ना वो क्या है। कैथल को हम पहले कपिस्थल के नाम से भी जानते थे और इसको कवित्तल के नाम से भी मेरे बच्चों क्या है, जानते थे। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई वो तो आपको सोचना है ना, अभी पूरा हरियाणा क्लास ले रहा है यूट्यूब के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर, तो वो तो आपको डिसाइड करना है ना कि आप कौन से टीचर से पढ़ोगे, या ये भी मैं ही बताऊंगा आपको। मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप, मतलब आप जहां पढ़ो फिर बाकी पूरा हरियाणा पढ़ाना ही छोड़ दे क्या, एक ही जगह पढ़ेगे क्या तुम? तुम्हारा यहाँ मन है तो यहाँ पढ़ो ना तुमने यहाँ RWA के ऊपर है पूरा एफर्ट डाल रहे हैं। अब तुम दूसरी जगह जाके पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी है ना, उसको मैं थोड़ी रोक पाऊंगा, ठीक है। पूरा हरियाणा ही बच्चों 17-18 दिन अब जुटेगा, तो आपको तो एक ही जगह पढ़ना पड़ेगा ना। हम बात करेंगे मेरे दोस्त, पुराना नाम इसका जो है ना वो क्या है। पुराना नाम इसका जो रहा है ना वो कपिस्थल रहा है। पुराना नाम इसका जो रहा है मेरे भाई, इसका क्या रहा है, कपिस्थल रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के अंदर, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में मेरे दोस्त इसका क्या है, वर्णन है कपिस्थल के नाम से, कपिस्थल के नाम से, ठीक है। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती मेरे बच्चों, यदि तुम इतने ही सीरियस हो, इतने ही तुम डरे हुए हो, इतने ही तुम्हें डर लगता है, तो तुम पहले कहाँ गए हुए थे ये बताओ। क्या तुम 18 साल के हुए हो क्या, अभी तुम्हें पता ही नहीं था कि भाई पेपर भी आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं? तो खुद की गलती माना करो, है ना। चिल्ला रहे हैं,
अंकित सर भी बोलते रहते हैं, सारे ही सर बोलते हैं कि भाई तुम लगातार क्यों नहीं पढ़ते। और जब पेपर नजदीक आता है तो फिर सामने वाले के ऊपर चीजें ब्लेम कर देते हो कि यार ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। समझ में आई बात? तो खुद की गलती माना करो मेरे दोस्त, है ना। तो खुद की गलती माना करो। अब देखिएगा, पूरा करने का मतलब क्या है, यदि मैं पूरे बीच में से 5-5 पेज हटा दूंगा तो एक दिन में भी 10 जिले करवा दूंगा। और यदि तुम मेरे को नहीं रोकोगे तो मेरे दोस्त एक दिन में 2-3 जिले भी करवा दूंगा। वो तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना, आपके दिमाग का ही नहीं मेरे को पता है। जब मैंने आपको बोला है कि भाई हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ यही दिमाग में घुमाना है, पढ़ना नहीं है। बस यही घुमाना है कि पूरा होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या नहीं होगा। जब बोला है कि पूरा होगा तो मतलब होगा। मतलब सिलेक्शन लेने वालों में शामिल हो या सिलेबस सिलेबस पूरा करना है? तो सिलेबस ही तो पूरा कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं ये बताओ। ये दिल्ली की कहानी है, जब से बैच शुरू हुआ है ना यही बातें कर रहे हो, बाकी कोई बात की ही नहीं आप लोगों ने आज तक। जो नौकरी लगने वाला बच्चा है ना वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, इसीलिए तो नौकरी कम लगते हैं, सारे के सारे नहीं लगते। पढ़ते सारे हैं, तैयारी सारे करते हैं, लेकिन नौकरी सारे थोड़ी लगेंगे। नौकरी वही लगेगा जिसके अंदर पेशेंस होगा, थोड़ा बहुत सामने वाले के ऊपर विश्वास होगा। तो मेरे दोस्त, नामकरण की हम बात करेंगे तो कपिल मुनि के कारण इसका क्या हुआ है, नाम पड़ा है। हम बात करें उपनाम की तो उपनाम बच्चों इसको एक तो बोलते हैं भगवान हनुमान की जन्म स्थली। बच्चों गुस्सा ना करे तो क्या करें ये बताओ, तुम खुद ही बता दो कि जब क्लास लाइव करता हूं तो यही बातें होती हैं जो डेली अपनी बात चलती ही है, और जब YouTube पे क्लास लेता हूं ना सारे के सारे पढ़ने वाले हैं, चुपचाप पढ़ते हैं, उनको पूरा भरोसा है। एप्लीकेशन वालों को नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और जितना तुम्हें पढ़ाया शायद मैंने वहां इतना पढ़ाया भी नहीं होगा। तो दोस्त इसको बोलते हैं वानरों की भूमि। क्या बोलते हैं? वानरों की भूमि। और भाई जो टेक्निकल बंदा है ना, जो भी ये इस तरीके की बातें करता है, रिक्वेस्ट है अभी ब्लॉक कर देना, ठीक है। हाँ, इनको नहीं पढ़ना है, ये दूसरों का और काम खराब करेंगे। तो रिक्वेस्ट है भाई, जो भी टेक्निकल बंदा संभाल रहा है ना, जो भी ज्यादा ज्ञान पहले उसी को ब्लॉक कर दो आप। बच्चों इसे कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। क्या बोलते हैं इसको? गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं। मेरे दोस्त इसे क्या कहा जाता है? कपिल नगरी कहा जाता है, कपिल नगरी कहा जाता है। मेरे बच्चों इसे नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है, नवग्रह कुंडों की। चलेगा, मैं भी क्या करता हूं, एक बार ये तुम्हारे कमेंट ही हटा देता हूं। अब कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा ना, मेरे को कोई दिखाई दे रहा है कमेंट। अब फटाफट मैं तुम्हारा सिलेबस खींचता हूं। मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, नवग्रह कुंडों की इसे क्या बोलते हैं? छोटी काशी बोलते हैं, ठीक है। हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों? स्थापना की थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा। तो युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इसकी स्थापना जो है की गई थी। यहाँ पर 9 कुंड स्थापित किए गए थे। बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं। मेरे बच्चों उद्योग धंधों में याद रखना है, यहाँ पर चावल के मिलों की संख्या ज्यादा है। तो चावल का निर्यात हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां से होता है? कैथल से होता है। जब चावल उत्पादन की बात आएगी तो करनाल में ज्यादा होता है। जब निर्यात की बात आएगी, एक्सपोर्ट करने की बात आएगी, तो एक्सपोर्ट मेरे बच्चों सबसे ज्यादा कैथल से होगा, क्योंकि कैथल के अंदर चावल निकालने की मिलों की संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है। मेरे दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं। तो मंदिरों में एक 11 रुद्री शिव मंदिर आपको ध्यान रखना है, 11 रुद्री शिव मंदिर याद रखना है। एक आपको अम्बकेश्वर मंदिर याद रखना है। अम्बकेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर रखे हुए शिवलिंग ने खुद की रक्षा खुद की थी मुसलमानों से, इसीलिए बच्चों इसे पाताल किंग या शवम किंग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन जो खंडेश्वर मंदिर है ना मेरे दोस्त, वो कहां पर है? मटोर गांव के अंदर है। प्राचीन खंडेश्वर मंदिर जो है ना, ये कहां होगा? मटोर गांव के अंदर होगा। मेरे बच्चों हम बात करें तो वृक्ष या ईंटों का मंदिर आपसे कोई पूछ ले तो वृक्ष और ईंटों का मंदिर जो है ना वो कहां पर है? कलायत के अंदर है। कपिल मुनि का जो मंदिर होगा मेरे दोस्त, वो कहाँ होगा? कलायत के अंदर होगा। हनुमान वाटिका जो है ना ये कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, ठीक है। हनुमान वाटिका जो है ना वो कहाँ पर है मेरे दोस्त? कैथल के अंदर है। मेलों का हम जिक्र करेंगे।
तो मेले कौन से लगते हैं? फल्गु का तीर्थ मेला लगता है यहाँ। फल्गु का जो तीर्थ मेला लगता है ना, वो कहाँ लगता है? फरल गांव के अंदर लगता है। और मेरे दोस्त ये कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन लगता है। एक मेला याद रखना है, प्राचीन खंडेश्वर मेला। और प्राचीन खंडेश्वर मेला लगता है कैथल जिले के मटोर गांव में, जहां पर हमने मंदिर भी पढ़ा है मेरे बच्चों। एक मेला है यहाँ देहाती मेला, और देहाती मेला जो लगता है ना, ये बाबा लदाना के अंदर लगता है। बाबा लदाना गांव का नाम है मेरे दोस्त। यहाँ पर बाबा मीरा नौबहार की मजार है, और ये मजार जो बताई जाती है वो 960 वर्ष पुरानी बताई जाती है। तो बाबा मीरा नौबहार की मजार आपसे पूछ ले, और यहाँ पर लगने वाला मेला पूछ ले, तो आपको बोलना है ये लगती है गुहला के अंदर। और गुहला मैंने बताया था रिजर्व सीट है कौन से डिस्ट्रिक्ट की? कैथल डिस्ट्रिक्ट की मेरे दोस्त। आगे हम बात करते हैं गुरुद्वारों की। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, क्योंकि यहाँ पर काफी मान्यता और प्रसिद्ध गुरुद्वारों में नीम साहिब गुरुद्वारे का नाम आता है बच्चों। ये कैथल के अंदर कौन से गेट के ऊपर है? डोगरा गेट के ऊपर है। तो याद रखना है ये कैथल के अंदर डोगरा गेट के ऊपर है, और ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है बच्चों। यहाँ एक मंजी साहिब गुरुद्वारा भी है, और मंजी साहिब गुरुद्वारा जो कैथल के अंदर है, ये भी किसको समर्पित है? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को ही समर्पित है। एक गुरुद्वारा है टोपियों वाला गुरुद्वारा, और टोपियों वाला गुरुद्वारा भारत के अंदर एक ऐसा गुरुद्वारा माना गया है जहां पर हिंदुओं की प्रसिद्ध पुस्तक मेरे दोस्त रामायण, और सिख धर्म के अंदर जो प्रसिद्ध पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, तो रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ यहाँ क्या है? पढ़े जाते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ क्या है? पढ़े जाते हैं बच्चों। बात करते हैं शिक्षा संस्थान की। तो शिक्षा संस्थान के अंदर एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय आपको याद रखना है, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, वो कैथल के कौन से गांव के अंदर है? तितरम गांव के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त, ये आपकी कैथल के अंदर ही है। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हरियाणा का पहला और एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया, और ये जो है कहाँ? मुंदड़ी गांव में। गांव मुंदड़ी कहाँ पड़ता है? कैथल में पड़ता है। और इसकी जो स्थापना है ना बच्चों, वो कब हुई थी? 2018 के अंदर इसकी जो स्थापना है ना, वो हुई थी। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। बात करते हैं पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थलों में बच्चों हम बात करते हैं तो एक है कोटिकूट तीर्थ। कोटिकूट तीर्थ जो है ना बच्चों, वो कहाँ है? कैथल के अंदर है। एक है लवकुश महातीर्थ, और लवकुश महातीर्थ जो है ना मेरे बच्चों, ये मुंदड़ी गांव के अंदर है। कहाँ है? मुंदड़ी गांव के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है थेपोलर। तो थेपोलर जो तीर्थ है मेरे दोस्त, वो है सरस्वती नदी के किनारे। तो सरस्वती नदी के किनारे क्या है? थेपोलर है। और यहाँ पर मेरे दोस्त लंकेश रावण का ननिहाल ना बोलकर हम बोलेंगे लंकेश रावण के जो दादा हुए हैं पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य मुनि ने मेरे बच्चों यहाँ पर क्या किया है? तपस्या की है, तप किया है। ठीक है, तो पुलस्त्य मुनि से संबंधित है मेरे दोस्त। तो एक पक्षी है कोयल, कोयल के नाम पर यहाँ पर पर्यटन स्थल है, और कोयल के नाम पे पर्यटन स्थल भी कहाँ होगा? कैथल के अंदर होगा मेरे दोस्त। कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ, और कपिल मुनि का आश्रम आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलेंगे? कि कलायत के अंदर कपिल मुनि का आश्रम है। चलेगा। और पर्यटन स्थलों में बात करते हैं तो यहाँ पर एक मजार है, और उस मजार का नाम है शाह कमाल की मजार। तो शाह कमाल की मजार कहाँ बोलोगे? कैथल के अंदर। बच्चों बाबा मीरा नौबहार की मजार हमने पढ़ी, तो ये 960 वर्ष पुरानी मजार है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। यहाँ एक सरोवर है पुंडरिक सरोवर, और पुंडरिक सरोवर को लेकर मान्यता पता है क्या है? कि भाई सतयुग से लेकर अब तक जो है ना, इस सरोवर का पानी एक बार भी नहीं सूखा है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक। लेकिन बच्चों हम बात करें वास्तविकता की, तो वास्तविकता में बच्चों ये सरोवर सूखा हुआ है, और इस सरोवर के अंदर पानी डाला जाता है फिर कौन सी नहर से? नरवाना नहर से। बच्चों राजा उदय सिंह का किला आपसे कोई पूछ ले तो राजा उदय सिंह का जो किला होगा ना, वो कहाँ होगा? कैथल के अंदर होगा। और साथ के साथ यहाँ पर मकबरे भी याद रखने हैं, जिसमें भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान और उनके जो पति हैं बच्चों अमीर अल्तुनिया, इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? कैथल में। क्योंकि रजिया सुल्तान की जो हत्या है बच्चों, वो डाकुओं के द्वारा कैथल के अंदर कब कर दी गई थी? जब वो बठिंडा से शादी करके दिल्ली की तरफ जा रही थी अपने पति अमीर अल्तुनिया के साथ, तो बीच रास्ते में कैथल के
अंदर बच्चों उनकी हत्या कर दी जाती है। बाद में यहाँ पर उनकी याद में क्या बनते हैं, मकबरे बनते हैं। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट शेख तैयब का मकबरा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शेख तैयब का मकबरा कहाँ होगा गुरुजी, कैथल के अंदर होगा। शेख तैयब का मकबरा कहाँ होगा, कैथल के अंदर होगा। ठीक है ना। कैथल के अंदर जो व्यक्तित्व है मेरे दोस्त, व्यक्तित्व में आपको मैं बता देता हूं, कैथल के अंदर जो महान व्यक्तित्व हैं उनमें आपको किस किस का नाम याद रखना है। एक तो याद रखना है कंवल हरियाणवी का, कंवल हरियाणवी का। तो कंवल हरियाणवी जो है ना मेरे दोस्त, ये कौन से गांव में पैदा हुए, पाई गांव के अंदर। कैथल का सबसे बड़ा गांव है पाई। और कंवल हरियाणवी जो है ना, ये कौन है, प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि हैं कंवल हरियाणवी। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको याद रखना है ममता सौदा। ममता सौदा जो है ना, ये पर्वतारोही हैं। ममता सौदा जो हैं मेरे दोस्त, ये पर्वतारोही हैं और इनको 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं और हरियाणा पुलिस की ऐसी एकमात्र महिला कर्मचारी हैं जिनको मेरे दोस्त पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नाम है इनका ममता सौदा। ठीक है। इसके अलावा बच्चों व्यक्तित्व में और किसका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बलवंत सहगल। बच्चों ये वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं। ठीक है, बलवंत सहगल कोल गांव से। कौन से गांव से, कोल गांव से। ठीक है। एक मेरे दोस्त आपको याद रखना है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह जो है ना, इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर बच्चों पदक जीता था। कौन से गेम में, आर्चरी के अंदर। तो बहुत ही जबरदस्त आर्चरी यानी कि तीरंदाजी करते हैं, पैरा आर्चर हैं हरविंदर सिंह। और मेरे दोस्त इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, कैथल के अंदर इनका जन्म हुआ है। ठीक है। तो ये शख्सियत आपको कैथल से क्या है, याद रखनी है। औद्योगिक जो नगरी है मेरे दोस्त, फरीदाबाद को ही बोलेंगे ना। उद्योग विहार गुड़गांव को बोलेंगे, उद्योग विहार गुड़गांव को बोलेंगे और औद्योगिक नगरी जो है ना वो फरीदाबाद को बोलेंगे। ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा ना वो होगा रेवाड़ी। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ना मेरे दोस्त वो क्या होगा, रेवाड़ी होगा। हम बात करें तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व के अंदर आपका रेवाड़ी जो है ना वो नजर आएगा। कौन सी दिशा में नजर आएगा, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। ठीक है। हम बात करें अस्तित्व की, तो अस्तित्व जो है मेरे दोस्त वो आपको पता लग ही चुका है, 1 नवंबर 1989, क्योंकि 4 जिले एक साथ आए हैं। और रेवाड़ी किससे अलग हुआ है, ये महेंद्रगढ़ से अलग करके जिला बनाया गया था। बच्चों इसका जो एरिया है वो 1594 वर्ग किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें इसकी जनसंख्या, तो दोस्त इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। मैं आपसे पूछूं कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2011 की जनगणना के आधार पे हरियाणा में कितने जिले हैं, तो मेरे बच्चों आपको बोलना है 6 जिले हैं। 6 जिले, कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। उन 6 जिलों में 2 जिले हैं फतेहाबाद झज्जर। अब याद रख लेना 10 लाख से कम बता रहा हूं, 15 लाख से ज्यादा कितने थे, 5। एक है फतेहाबाद, एक है झज्जर, दोनों के दोनों एक साथ आए हैं अस्तित्व में। और याद रखना है मेरे दोस्त 10 लाख से कम है। एक है आपका रेवाड़ी, कौन सा है मेरे दोस्त, एक है रेवाड़ी। एक है आपका कुरुक्षेत्र, एक है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है ना। एक है मेरे दोस्त महेंद्रगढ़ जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। और एक है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला। ठीक है। तो ये 6 के 6 जिले ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। ठीक है ना।
सिरसा और कैथल में गुरुद्वारों को लेकर कंफ्यूजन है। मेरे बच्चों, गुरुद्वारों का शहर हम बोलते हैं किसको? कैथल को। लेकिन गुरुद्वारों के अंदर जाते कौन हैं? सिख धर्म के लोग, सरदार ज्यादा जाते हैं। तो सीधी सी बात है, सरदारों की संख्या आपसे पूछ ले, सिख धर्म के लोगों की संख्या आपसे पूछ ले, तो सिख धर्म के लोगों की जो संख्या है ना, वो सबसे ज्यादा आपकी कहाँ होगी बच्चों? सिरसा के अंदर होगी। यदि आपसे सिख कैपिटल पूछ ले कि सिखों की पहली राजधानी कहाँ है, तो सिखों की पहली राजधानी मेरे बच्चों लोहगढ़ का किला है, और किला लोहगढ़ जो है वो आपका यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, और उन तीनों में बात करूं तो एक रेवाड़ी है, एक कोसली है और एक बावल है। बावल जो है मेरे दोस्त वो यहाँ की रिजर्व सीट है। ठीक है, कैथल की रिजर्व सीट कौन सी थी? गुहला थी। 3 ही तहसील हैं जो विधानसभा क्षेत्र पड़े हैं, रेवाड़ी, बावल, कोसली। मेरे दोस्त ये तीनों के तीनों तहसील हैं। तो यहाँ उप तहसील जो है ना 5 हैं। फरीदाबाद में भी तहसील कम थी, उप तहसील ज्यादा। बच्चों रेवाड़ी के अंदर भी तहसील कम है, उप तहसील ज्यादा। और रेवाड़ी की 5 उप तहसील में एक का नाम है मनेठी, एक का नाम है दारूएड़ा, एक है नाहड़ जहां तुम नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हो, और एक है मेरे दोस्त पालावास। पालावास, ठीक है ना, एक क्या है? पालावास है। याद रखोगे, चलेगा। पुराना नाम हम बात करें ना, तो पुराना नाम क्या है? बाकी तहसील उप तहसील में बाद में आपको उसमें भी बता दूंगा, और ये सारी की सारी याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको संख्या याद रखनी है कि भाई कुल तहसील हरियाणा में कितनी है और कुल उप तहसील कितनी है। ठीक है, उप तहसील 49 है। पुराना नाम जो है ना मेरे दोस्त रेवाड़ी का, वो क्या रहा है? रेवावाड़ी। और रेवा कौन थी? राजा रेवत की बेटी थी। राजा रेवत की बेटी का नाम था रेवती, और रेवती को घर में बोलते थे रेवा। तो राजा रेवत की पुत्री रेवती या रेवा के नाम पर बच्चों इसका नाम क्या पड़ा है? रेवावाड़ी पड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ाने का तो मेरा भी मन बिल्कुल हाथों से लिख के करने का करता है हमेशा, इसलिए आपने देखा भी होगा कि मेरे हाथ कभी रुकते नहीं है, थकते नहीं है। मैं हमेशा लिख के ही पढ़ाना पसंद करता हूं। लेकिन बच्चों समय के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा ना। ठीक है ना। हाँ, एक डहीना है, डहीना, एक उप तहसील जो होगी वो डहीना होगी। तो मेरे दोस्त अपने को जो है ना वो समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यदि तुम समय के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे ना, फिर रिजल्ट अपने को उस अनुरूप नहीं मिलेगा। और समय क्या है? समय है अभी बहुत कम। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो हम हाथों से लिखेंगे, जब आपको हाथों से लिखा हुआ मिल रहा है तो कम समय में अपने को इसी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, रेवती या रेवा के नाम पर। बच्चों हम बात करें तो रेवाड़ी की जो स्थापना है ना, वो करमपाल ने की है। किसने की है? करमपाल ने। यदि हम बात करें उपनाम की मेरे दोस्त, तो उपनाम रेवाड़ी के क्या है? रेवाड़ी को रेवाड़ी के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त एक तो इसे कहा जाता है सैनिकों का घर, एक इसे कहा जाता है वीर भूमि या वीरों की भूमि। मेरे दोस्त एक इसे कहा जाता है अहीरवाल की राजधानी, एक इसे कहा जाता है बर्तनों का शहर, और एक इसे कहा जाता है भारत का इजराइल। क्या कहा जाता है? भारत का इजराइल। ठीक है ना, एक इसे कहा जाता है भारत का इजराइल। बच्चों एक इसे क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये रेवाड़ी के क्या होंगे? उपनाम होंगे। और भारत का इजराइल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ उद्योग धंधे कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? एक उद्योग धंधा यहाँ कोरोना के बाद बंद हो गया, और यहाँ पर जो सबसे महंगे महंगे बाइक आपने सुने होंगे, अमेरिका की एक कंपनी है हार्ले डेविडसन। तो हार्ले डेविडसन ने भी अपने बच्चों यहाँ पर एक मोटरसाइकिल का प्लांट लगाया था रेवाड़ी के बावल में, रेवाड़ी के बावल के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हीरो मोटरसाइकिल आज गुड़गांव में है, होंडा मोटरसाइकिल आज गुड़गांव में है। हीरो होंडा दोनों के दोनों बच्चों जोड़ के जब इन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया था 1984 में, तो ये दारूएड़ा के अंदर क्या है? स्थापित किया गया था। हम बात करें दोस्त तांबा कांसा बर्तन उद्योग, ये कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। हम बात करें अमूल मिल्क प्लांट कहाँ है? दारूएड़ा, रेवाड़ी के अंदर है। हम बात करें तिल्ला जुत्ती उद्योग कहाँ है मेरे दोस्त? रेवाड़ी के अंदर है। हम बात करें हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, तो दोस्त ये दारूएड़ा रेवाड़ी में सबसे पहले स्थापित किया गया था ब्रिज मोहन लाल मुंजाल के द्वारा 1984 के अंदर, 1984 के अंदर। ठीक है,
बात करते हैं कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर और मेले लगते हैं मेरे दोस्त यहाँ। तो एक मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर रेवाड़ी नहीं कहलाता बल्कि भिवानी कहलाता है। तो बच्चों घंटेश्वर मंदिर है, और घंटेश्वर मंदिर कौन से धर्म से संबंधित होगा? सनातन धर्म से संबंधित होगा। आपसे कोई पूछ ले कि घंटेश्वर जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो आपको बोलना है कि ये सनातन धर्म से संबंधित है। मेरे दोस्त, अली बख्श नाम का एक सांगी था जिसने इसका निर्माण करवाया था, और इसी अली बख्श को हम लोक रंगमंच का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक रंगमंच का पिता बोलते हैं। मेलों के अंदर यहाँ एक बाबा सैयद समाधि मेला लगता है, ठीक है ना। बाबा सैयद समाधि मेला रेवाड़ी के कौन से गांव में लगता है? ये जोलरी गांव के अंदर ये लगता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त बाबा सूरजगिरी मेला, और आपसे कोई पूछ ले कि बाबा सूरजगिरी जो मेला है ना ये कहाँ लगता है, तो आपको बोलना है कि बाबा सूरजगिरी मेला लगता है मेरे दोस्त रेवाड़ी के अंदर। कहाँ लगता है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। हाँ, तिल्ला जुत्ती उद्योग भी हम यहीं पे पढ़ते हैं, तभी तो एक तिल्ला जुत्ती उद्योग भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रेवाड़ी के अंदर। मेरे दोस्त बड़ा पीर मेला है, ये भी रेवाड़ी के अंदर लगता है। बोली माता का मेला है, ये भी रेवाड़ी के अंदर लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन स्थलों की। तो पर्यटन स्थलों से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है रेवाड़ी में। तो पर्यटन स्थलों में एक बार तो देख लो तुम पक्षी के नाम पे। तो पक्षी के नाम पे पर्यटन स्थल है मेरे दोस्त, एक तो सैंड पाइपर, एक है जंगल बबलर। जंगल बबलर के नाम पे जो पर्यटन स्थल है ये आपका रेवाड़ी जिले में जरूर है, लेकिन रेवाड़ी के कौन से शहर में है दोस्त? ये दारूहेड़ा के अंदर है, ठीक है ना। हम बात करें तो गोकलगढ़ का जो किला होगा मेरे दोस्त, ये कहाँ होगा? गोकलगढ़ का किला गांव गोकलगढ़ के अंदर होगा, और गोकलगढ़ गांव रेवाड़ी का है। बच्चों रामपुरा महल, रामपुरा महल जो है ना ये रामपुरा गांव के अंदर है, जहां पर राव तुलाराम पैदा हुए हैं। तो रामपुरा गांव के अंदर पैदा हुए हैं राव तुलाराम। राव तुलाराम को हम 1857 की क्रांति का नायक बोलते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। हेमू की हवेली, वो है हेमू जिसने दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ के 29 दिन तक शासन किया था मेरे दोस्त, और दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठकर खुद को विक्रमादित्य घोषित किया था। इस हेमू की हवेली जो है ना वो कौन से गांव में है? कुतुबपुरा गांव के अंदर है। और गांव कुतुबपुरा गांव कहाँ होगा? रेवाड़ी के अंदर होगा। मेरे दोस्त हम बात करते हैं रानी की ड्योढ़ी। तो रानी की जो ड्योढ़ी है ना ये कहाँ पर है? ये रेवाड़ी के अंदर ही है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। रानी की ड्योढ़ी जो है ना वो कहाँ है मेरे दोस्त? ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेवाड़ी के अंदर है, चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भगवत भगवती आश्रम। तो भगवत भगवती आश्रम भी बच्चों आपको कहाँ बोलना है? रेवाड़ी के अंदर। तुर्कियावास के मकबरे यदि आपसे कोई पूछ ले तो तुर्कियावास के मकबरे जो है ना ये कहाँ है? तुर्कियावास में है। तुर्कियावास कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। नेक्स्ट मेरे बच्चों हम बात करेंगे इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद। तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद जो है ना वो भी कहाँ होगी? रेवाड़ी के अंदर होगी। तो इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जो है ना मेरे दोस्त ये एक तो हमने रोहतक में पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी कब? 1939 में। ये जो लाल मस्जिद है, रेड मस्जिद है, ये 1570 के आसपास बनी है। और 1570 में गद्दी पे कौन बैठे हुए थे? अकबर बैठे हुए थे। तो 1570 ईस्वी में अकबर के समय मेरे दोस्त इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक तालाब है, इसे हम राव तेज सिंह का तालाब बोलते हैं। और राव तेज सिंह कौन थे दोस्त? वो आप सभी जानते हैं, अहीर शासक हुए हैं। 1801 के अंदर राव तेज सिंह के तालाब का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है नंद सरोवर। मैं आपसे पूछ लूं कि नंद सरोवर कहाँ है, तो सारे के सारे बच्चे बोल दोगे, बता देंगे सर जी नंद सरोवर रेवाड़ी के अंदर है। और अहीरवाल जो क्षेत्र है इसकी स्थापना करने का श्रेय नंदराम अहीर को ही जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। ड्योढ़ी का मतलब क्या होता है? ड्योढ़ी का मतलब एक तरीके से उसका निवास स्थान, ठीक है। कोई यहाँ की रानी है जिसकी ड्योढ़ी है, ड्योढ़ी का मतलब एक तरीके से निवास स्थान ही हम बोलेंगे, निवास स्थान ही हम बोलेंगे, ठीक है।
चलेगा, आगे बढ़े फिर। बच्चों यहाँ पर एक स्मारक है और उस स्मारक को क्या बोलते हैं? रेजांगला स्मारक बोलते हैं। उस स्मारक को क्या कहा जाता है? रेजांगला स्मारक कहा जाता है। और रेजांगला स्मारक कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। मेरे बच्चों ये स्मारक किससे संबंधित है? ये 1962 के भारत चीन युद्ध से संबंधित है। ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब होता है दर्रा। और रेजांग नाम का एक माउंटेन पास, इंग्लिश में पास बोलते हैं मेरे बच्चों, कहाँ है? लद्दाख में। और यहाँ पर 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने बहुत सारे सैनिक जो हैं वो चीनी सैनिकों के द्वारा शहीद कर दिए गए थे। ठीक है ना? ठीक है। हाँ गुरुजी, ये याद कैसे होंगे मेरे बच्चों? ये याद ऐसे ही होंगे जैसे तुम कर रहे हो। ठीक है। हाँ, तो ये याद कब होते? ये याद तब होते जब इनको तुम 1-1.5 साल पहले पढ़ना शुरू करते और अब तक तुम 5-6 बार रिवीजन कर चुके होते। तो अब ये सोचने का समय नहीं है ये याद कैसे होंगे, अब ये आंखों से निकालो बस तुम। देखो तुम सारी की सारी बातें जानते हो, बड़े मैच्योर बच्चों, A to Z तुम्हें बातों का पता है, लेकिन फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो लगातार, फिर भी तुम मौसमी मेंढक बन जाते हो, है ना? आज तुम देख लो पूरा यूट्यूब के ऊपर हरियाणा उमड़ा पड़ा है कि 18 दिन के अंदर सब कुछ हम लपेट देंगे। लेकिन भाई 18 दिन की नौबत ही क्यों आई? इसके पीछे कोई दिमाग नहीं लगा रहा। ठीक है ना? नौबत क्यों आई? क्योंकि हम मौसमी मेंढक बने हुए हैं। यहाँ पर हम दूसरे राज्यों के बच्चों की तरह लगातार नहीं पढ़ते। जैसे एसएससी का बच्चा लगातार तैयारी करता है, जैसे रेलवे का बच्चा लगातार तैयारी करता है, जैसे यूपीएससी का बच्चा लगातार तैयारी करता है, एचएसएससी का बच्चा लगातार तैयारी नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन एचएसएससी के बच्चे के साथ ही बनी हुई है। एग्री करते हो मेरी बात पर? है बच्चों? तो इसलिए तो बच्चों मैं बिल्कुल दुखी मन से है ना बोलता रहता हूं। आज पूरा हरियाणा किताब पे किताबें खरीदता जा रहा है। भाई साहब पहले कहाँ थे? उस किताब को 1 साल पहले खरीद के पढ़ते तो पैसा भी सही जगह लगता और सारी चीजें सब कुछ अच्छी होती। एग्री करते हो ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी ये जो सीईटी परी है ना, इतना बड़ा वो नहीं है, तुम डरो मत, जितना करवा रहे हैं करते रहो बच्चों। यहां पर आपको 10 गुना में मौका मिलेगा, 10 गुना में। अब ये 18 दिन भी यदि शांत और एकाग्रता के साथ पढ़ लोगे ना, तो हरियाणा का पेपर पैटर्न ऐसा ही है कि भाई 18-15 दिनों के अंदर भी हम जो है ना वो इस सीईटी के पहले पेपर को पास करके अगले 10 गुना के अंदर शामिल हो जाएंगे। है ना बच्चों? हाँ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस पेपर के दम पे फाइनल लिस्ट नहीं लगेगी, इस पेपर के दम पे अपने को अगले पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। इन दोनों को बातों को समझो। ठीक है ना? कि आपके यदि 60 नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब तुम नौकरी से बाहर थोड़ी हुए हो भाई। तो हरियाणा में सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों? दिल्ली और रेवाड़ी के मध्य हुई थी। और ये कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को चली थी। बच्चों हम बात करें, ये ट्रेन चली थी कौन से गेज के ऊपर? हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी मीटर गेज के ऊपर। और ये हरियाणा की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली मीटर गेज के ऊपर चलने वाली ट्रेन बच्चों बनी थी। हम बात करें तो इस ट्रेन को जो इंजन खींच के लेके आया था मेरे दोस्त, उस इंजन का नाम था ड्यूब। क्या था? ड्यूब। लेकिन मैं बात करूं भारत के अंदर जो सबसे पुराना इंजन बना हुआ है, जो भारत का सबसे पहला इंजन भी होगा, जिसका निर्माण 1855 में हुआ, उस इंजन का नाम है फेरी कवीन, जिसे हम परी रानी भी बोलते हैं मेरे दोस्त। ये रेवाड़ी जंक्शन के ऊपर स्थापित किया गया है और जहां पर इसे खड़ा किया गया है उसे बोलते हैं लोको शेड, या उसे बोलते हैं रेलवे स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम। तो इसे म्यूजियम में खड़ा किया गया है, जो विश्व का सबसे पुराना बांप वाला इंजन है, आज भी चालू हालात में है, आज भी डिब्बों को खींच के लेके जाने के अंदर सक्षम है। बच्चों जहां पर इसे खड़ा किया गया है ना, ये लोको शेड 1893 के अंदर बनाया गया था। तो ये लोको शेड कब बनाया गया था? 1893 के अंदर, 1893 के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं हरियाणा का सबसे बड़ा जो रेलवे जंक्शन है मेरे दोस्त, वो कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि रेवाड़ी एक ऐसा जंक्शन है जहां से 7 दिशाओं में एक साथ रेल मार्ग निकलते हैं। ठीक है ना? 7 दिशाओं में रेल मार्ग निकलते हैं मेरे दोस्त। रेवाड़ी
जिले के कोसली क्षेत्र से भारतीय सेना में सबसे ज्यादा युवा जो है ना वो भर्ती होते हैं। आपको पता होगा रेवाड़ी को सैनिकों का घर हमने बोला, क्योंकि सेना में सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी जिले से भर्ती होते हैं। लेकिन रेवाड़ी जिले के अंदर वो जगह कौन सी है, तो रेवाड़ी जिले के अंदर वो जगह है मेरे दोस्त कोसली। कौन सी है? कोसली। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा पुलिस का जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है ना, हरियाणा पुलिस का जो वायरलेस रिपीटर एंटीना है मेरे बच्चों, ये कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थापित है? टांकरी पहाड़ी के ऊपर। और ये टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी के अंदर है बच्चों। एक मैंने तोसाम के अंदर आपको बताया हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना, एक रेवाड़ी के अंदर बता रहा हूं टांकरी पहाड़ी के ऊपर, टांकरी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, हम बात करते हैं रेवाड़ी का जो कुंड है ना, रेवाड़ी का जो कुंड है मेरे दोस्त, ये किसके लिए फेमस है? कुंड नाम की जगह है, ये सलेट पत्थर के लिए जानी जाती है। बच्चों, आर्य समाज की जो पहली शाखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 के अंदर रेवाड़ी में ही स्थापित की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर एक गौशाला का उद्घाटन किया था। और ये गौशाला मेरे दोस्त विश्व की सबसे पहली गौशाला मानी जाती है। तो विश्व की सबसे पहली गौशाला। सैनिकों का घर जज्जर नहीं है नेहा, वो शहीदों का शहर है। तो आपको मैं यहां से बता देता हूं कि सैनिकों का घर होगा रेवाड़ी, शहीदों का शहर होगा मेरे दोस्त जज्जर, अमर शहीदों का गांव होगा तिगांव, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, युद्ध के योद्धाओं का शहर होगा मेरे दोस्त आपका भिवानी। क्या होगा? भिवानी। दक्षिण हरियाणा पुलिस रेंज का मुख्यालय कहां है? दारूएड़ा के अंदर है। और दारूएड़ा कहां है मेरे दोस्त? रेवाड़ी के अंदर है। चलेगा, अगला डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ते हैं पानीपत। पानीपत को देखते हैं। पानीपत मेरे दोस्त कहां है? पानीपत जो है ना ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में आपको नजर आएगा। हरियाणा के उत्तर पूर्व में नजर है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और 1 नवंबर 1989 को ये जिले के रूप में आया। ये अलग हुआ था करनाल से, उसमें मुख्यमंत्री थे देवीलाल। मेरे बच्चों क्या हुआ? देवीलाल ने इसको जिला तो बना दिया, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। तो 24 जुलाई 1991 को, उस समय मेरे दोस्त भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पानीपत का जिले का दर्जा क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब जिले का दर्जा समाप्त हुआ तो इस क्षेत्र को वापस करनाल में मिला दिया गया। ठीक है, लेकिन बच्चों भजनलाल ने दोबारा पानीपत को जिला बना दिया 1 जनवरी 1992 को। तो पानीपत एक ऐसा जिला है जो हरियाणा में कितनी बार जिला बना है? 2 बार जिला बना है मेरे दोस्त। ठीक है, 2 बार जिला बना है। एक बार जिला इसको बनाया था देवीलाल ने, दूसरी बार इसको जिला बनाया है भजनलाल ने। एक बार जिला बना था 1 नवंबर 1989 को, और दूसरी बार जिला बना 1 जनवरी 1992 को। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को। हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल जो है ना इसका वो है 1268 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना बोलोगे तुम? 1268 वर्ग किलोमीटर आप बोलोगे। जनसंख्या का यदि हम जिक्र करें तो जनसंख्या जो है ना मेरे दोस्त वो 10 लाख से क्या है? अधिक है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 4 हैं, एक पानीपत शहरी, एक पानीपत ग्रामीण, एक समालखा, और यहाँ की रिजर्व सीट कौन सी हो जाएगी? इसराना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इसराना हो जाएगी। ठीक है, इसराना हो जाएगी। हाँ, दोनों के मैं बता दूंगा भाई, दोनों के मैं बता दूंगा। ठीक है ना, रेवाड़ी के जो व्यक्तित्व हैं वो रह गए हैं, वो मैं बता दूंगा। एक बार पानीपत पढ़ लेते हैं। पानीपत और रेवाड़ी दोनों के व्यक्तित्व जो है ना वो एक साथ आपको कवर करा दूंगा। सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे? ये नोट्स आपको मेरे दोस्त आपके बैच में ही मिलेंगे। अच्छा, सारे के सारे एक साथ अपलोड करवा दूं क्या? कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात को? सारे के सारे एक साथ करवा दूं क्या?
फिर तुम क्लास ही अटेंड नहीं करोगे, मेरे को पक्का भरोसा है। हाँ, क्योंकि तुम फिराक में रहते हो और तुम पढ़ोगे भी नहीं इनको। अब मैं साथ के साथ पढ़ा रहा हूं तो पढ़े जाएंगे, वरना पीडीएफ निकाल के तुम पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि साथ के साथ तुम्हें रिवीजन करानी बड़ी जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैंने साथ के साथ अपलोड नहीं करवाए थे ये। हाँ, मैक्सिमम का देखो एक ही कहना है, करवा दो जी, मीटर खींच दो गुरुजी जी। ठीक है, मतलब हम इनको मोबाइल में कैद कर लेंगे, बस हमारा संतुष्टि हो जाओगी, मार दो पीडीएफ है, चाहे मैं पढ़ा चाहे ना पढ़ा, इन बातों तो कोई लेना है देना नहीं जुगरी। तो बल्को पढ़े काम चलेगा, पानीपत इसराना समालखा, ठीक है ना, पानीपत इसराना और समालखा। बच्चों हम बात करें उप तहसील कौन सी है, बापोली और मतलोडा, बापोली और मतलोडा। मेरे दोस्त पानीपत का पुराना नाम क्या है, पांडुप्रस्थ है, और इसका ये नाम कहाँ मिलता है, अष्टाध्यायी में। दोस्त पानीपत का जो पानीपत नाम पड़ा है वो किसके कारण, एक तो पाणिनि नाम का ऋषि हुआ है, एक पणि नाम की जनजाति है, तो पणि नाम की जनजाति के नाम पर भी मेरे दोस्त इसका नाम पानीपत पड़ा, ऐसा माना गया है। पानीपत के उपनाम देखिएगा, पानीपत हैंडलूम सिटी के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, और हैंडलूम सिटी के साथ साथ इसको हम बुनकरों का शहर बोलते हैं। बुनकर का मतलब जुलाहा, जुलाहों का शहर। और बच्चों वीवर सिटी इसे बोलते हैं, बुनकर को हम बोलते हैं वीवर, वीव का मतलब बुनना होता है। बच्चों इसे पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, नकली सूत का केंद्र कहा जाता है, और वस्त्रों का रिसाइकिल यहाँ बड़े स्तर पे होता है। तो वस्त्रों का रिसाइकिल बड़े स्तर पे होने के चलते इसे कास्ट ऑफ कैपिटल, कास्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, तुम अपनी आत्मा के ऊपर एक बार हाथ रख के ये बताओ कि जितनी भी मोबाइल के अंदर तुम्हारे पीडीएफ है, कौन ऐसा बच्चा है जिसने आज तक सारी पीडीएफ पढ़ ली है, बताओ। आत्मा के ऊपर हाथ रखना, झूठ मत बोलना, वरना तो मेरे बच्चों यमराज का भी सिग्नल आ सकता है झूठ बोलोगे तो, क्योंकि तुम आत्मा के ऊपर हाथ रख रहे हो। ठीक है ना, किसके ऊपर हाथ रख रहे हो, आत्मा के ऊपर, बताओ। बहुत बढ़िया भाई। हाँ देखो ये आ रहे हैं ना भाई, अब आ रहे हैं बढ़िया वाले कमेंट की, गुरुजी आज तक एक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन कट्ठी गुरुजी सारी कर रखी हैं। जे कट्ठीकरण का मामला में नौकरी देंगे ना गुरुजी, सबसे पहला मैं नौकरी लागूंगा। जे कोई नू पूछ ले भाई पीडीएफ सबसे ज्यादा कौन कट्ठी कर रहा है, पढ़ने का मामला में कौन है गुरुजी, कट्ठीकरण का मामला में सब तागा हूँ। बड़को उद्योग देखो रहे, हैंडलूम उद्योग और दरी गलीचा उद्योग पानीपत में। बच्चों यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग है, मोम है, तारकोल है, बालको ये कित पानीपत, तो पेट्रो रसायन उद्योग है। एनएफएल, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मेरे दोस्त पानीपत के अंदर है। ठीक है, अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट मेरे दोस्त, तो अमोनिया प्लांट कहाँ है, पानीपत में। कृत्रिम रबड़ प्लांट याद रख लेंगे 2013 के अंदर। ठीक है, तो कृत्रिम रबड़ प्लांट जो है ना वो कहाँ, 2013 के अंदर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, चलेगा। आगे हम बात करेंगे कंबल उद्योग, कंबल उद्योग। ठीक है ना, हाँ ये पीडीएफ मांगने वाले बच्चे पता है तुम्हें किसके समान है, ये उनके समान है कि हमने टेंट में मेरे बच्चों राशन तो खा लिया, छिक लिए यहाँ पे, लेकिन ये गले एक टिप्पण भी ले आ कर हैं जो गाल के लेके जान की फिराक में रहा कर हैं। समझ में आई बात है, करना कुछ को नहीं, उस टिप्पण में गाल के राशन घर जाके धरना है, 2 दिन धरा रहोगा, फिर वो बासी हो जाएगा, फिर वो कुत्ते ने गिरना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो इसका मतलब जब क्लास लगा रहे हो तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, तृप्ति हो जाती है। लेकिन ये वो बच्चे हैं कि जरा नोंदा दे दिया और खान तो जाओगे, लेकिन एक 4-5 डब्बे वाला मेरे बच्चों टिफिन भी लेके जाओगे। ठीक है ना, कि भाई गल्ला रखांगे रोटियां ने, बस नू होना चाहिए, वह रोटी है ना, ऐसा ही, हाँ ऐसा ही है इनके साथ। ठीक है, कि ये पीडीएफ इकट्ठी इकट्ठी करते रहेंगे, लेकिन जब यहां पढ़ा ही रहा हूं तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं होती।
है ना सर। कंबल उद्योग मेरे दोस्त हम बात करें तो 75%, आपको ध्यान रखना है 75% मेरे दोस्त कंबलों का जो निर्यात है ना वो कहाँ से किया जाता है, पानीपत से किया जाता है। हम बात करें ऊन उद्योग की, हम बात करें चीनी उद्योग की, तो ऊन उद्योग और चीनी उद्योग मेरे दोस्त कहाँ है, पानीपत के अंदर है। हम बात करते हैं तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कारखाना मेरे दोस्त बाहोली के अंदर है। एक ही तेल शोधन कारखाना हम पढ़ते हैं, इंडियन ऑयल कंपनी का तेल शोधन कारखाना है, और ये बच्चों इंडियन ऑयल की 7वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है, 7वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है। बच्चों इस रिफाइनरी की स्थापना जो हुई थी ना वो 1998 में हुई थी, और ये रिफाइनरी यदि तेल को रिफाइन करती है, साफ करती है, तो इसको कच्चा तेल कहाँ से मिलता है, मथुरा पाइपलाइन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, मथुरा पाइपलाइन, मथुरा पाइपलाइन। हाँ, ये भूल जाते हैं कि भाई मास्टर भी तो कदे स्टूडेंट था। तो मन बेरा है बच्चों तारे दिमाग में जो चीज चल रहा है मैं तारे सारे लिखण जानू हूँ, टेंशन ना लो तुम। मन बेरा है कि कौन बालक पढ़ेगा, मन नू भी बेरा कौन बालक कामयाब होगा, मन इस बात का भी बेरा कौन बालक अच्छा स्कोर लेके आओगा। ठीक है ना, तुम लोगों के जो कमेंट है ना उनसे मैं भाप जाता हूं, इतना अनुभव है मेरे को। पचरंगा अचार उद्योग, पचरंगा अचार उद्योग जो है मेरे दोस्त वो कहाँ है, पानीपत के अंदर है। डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ से होता है मेरे दोस्त, पानीपत से होता है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, आसन गांव के अंदर है। कहाँ है, आसन गांव के अंदर है मेरे दोस्त, कहाँ है, आसन गांव के अंदर है। ठीक है ना, आसन गांव के अंदर है। बच्चों आसन गांव जींद और पानीपत रोड के ऊपर है, पानीपत में एंटर करने से पहले। बच्चों बात करें ना इस पावर प्लांट की स्थापना की तो 1 नवंबर 1979, 1 नवंबर 1979। और बच्चों क्षमता जो है ना वो याद रखनी है 1367.80 मेगावाट। ठीक है ना, 1367.80 मेगावाट इसकी मेरे दोस्त क्षमता है। हम बात करते हैं मंदिर की, मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ, मंदिर है देवी तालाब मंदिर है। बच्चों देवी तालाब मंदिर आपको याद रखना है। तो देवी तालाब मंदिर का निर्माण किसने कराया था, मराठा मंगल रघुनाथ के द्वारा। एक रानी तालाब मंदिर पढ़ा हमने, वो कहाँ पढ़ा, जींद के अंदर। एक देवी तालाब मंदिर पढ़ा रहा हूं, ये कहाँ है, पानीपत के अंदर। इसका निर्माण किसने कराया है, मराठा मंगल रघुनाथ ने। मेरे दोस्त यहाँ एक मंदिर है सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, और सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर पानीपत के अंदर है। दोस्त इसे दादा पोता मंदिर के नाम से जाना जाता है, दादा पोता मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। हम बात करें तो रघुनाथ धाम मंदिर, ये कहाँ है मेरे दोस्त, रघुनाथ धाम मंदिर भी पानीपत के अंदर है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है पाथरी माता का मंदिर, और पाथरी माता का मंदिर है मेरे दोस्त कौन से गांव के अंदर, पाथरी गांव के अंदर, पाथरी गांव के अंदर। ठीक है, हाँ जो कमेंट नहीं करता है, अब एक बच्चा बोला है कि सर मैं तो कमेंट ही नहीं करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा तैयारी कर रहा हूं। तो कमेंट नहीं करता तो तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब जो कमेंट नहीं करता ना उसका पूरा फोकस क्या होता है, पढ़ाई पे होता है। जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हैं उनका भी बहुत अच्छा स्कोर इसलिए जाएगा क्योंकि वो स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है ना, उनको सिर्फ कंटेंट जो है ना वो उठाना है। और जो बच्चे लाइव आके पढ़ते हैं उनमें जो बकवासबाजी नहीं करते, वो चुपचाप अपना फोकस करते हैं पढ़ाई पे, तो वो बच्चे भी मेरे बच्चों भीड़ से जो है ना अलग होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। और कुछ खपीटर ऐसे भी हैं जो मेरी पहली क्लास में पूछने लगे थे जी सिलेबस हो जाएगा, और अब तक यही बात पूछ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है ना, पूरी की पूरी ज्योग्राफी हो चुकी है, अब 22 जिले भी हो जाएंगे, 2-2 क्लास की बच्चों पॉलिटी और ज्योग्राफी है। ठीक है ना, इस तरीके से समझ में आई बात। तो मतलब बिना स्किप किए सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, और वो चीजें आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी। और साथ के साथ मेरे दोस्त पूरा का पूरा धाकड़ बैच हमने फ्री पढ़ाया, पूरा का पूरा आप लोगों को प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। जब इतना कंटेंट तुम पढ़ लोगे तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा, यही तो कंटेंट आएगा सारा का सारा। ठीक है ना, तो चलिएगा, थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। और कल मेरे बच्चों 2 जिलों को हम पक्का लपेटेंगे। ठीक है।